हेलो स्टूडेंट्स, आई एम एकता सिंह, योर सीक्रेट साइंस टीचर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में आपको फूड चैप्टर कंप्लीट कर चुकी हूँ। उसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। काफ़ी छोटे छोटे टाइम ड्यूरेशन के वीडियोस हैं, उन्हें आप अपना शॉर्ट टाइम का यूज़ करते हुए भी अपनी नॉलेज का इंक्रीमेंट आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ चैप्टर 3, जो कि हमारा चैप्टर 2 बन चुका है 2024 में। ठीक है, तो इसके लिए आपके लिए मटेरियल्स ऑफ डेली यूज है। फर्स्ट चैप्टर हमारा फूड था, जो कि आपका बायोलॉजी का पार्ट था। ये हमारा केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, इस चैप्टर के भी मैं 6 पार्ट्स बना चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आइए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, हमने एसिड्स अभी तक उसके ऑलमोस्ट टॉपिक कवर कर चुके हैं अपने 6 पार्ट्स में। आज मैं एसिड से रिलेटेड ये 3 छोटे छोटे टॉपिक्स लेके आई हूँ, जिसे मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी आपको क्लियर होने वाला है, इंग्लिश में तो मैंने लिखा ही है। और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन उसके लिए आपको अंत तक वीडियो के मेरे साथ बने रहना पड़ेगा बिना स्किप किए, क्योंकि मैं बीच बीच में हर एक पॉइंट से रिलेटेड ये भी बताती चलती हूँ कि किस तरह से हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन के हमारे पेपर में आ सकते हैं। सॉरी, थोड़ा मेरी गले में खराश है तो खांसी हो गई। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है एक्वारेजिया। मैं आपको बता दूं कि एक्वारेजिया को हिंदी में भी एक्वारेजिया ही कहते हैं। लाइक दिस यू कैन सी हियर, एक्वारेजिया हिंदी में भी से यही कहते हैं। आगे देख लेते हैं इसके पॉइंट्स कि एक्वारेजिया होता क्या है। इट इज अ मिक्सचर। जो एक्वारेजिया है ये एक टाइप का मिक्सचर है, एक प्रकार का मिश्रण है। ठीक है, हिंदी में भी समझते चलते हैं, एक प्रकार का मिश्रण है। हाइड्रोक्लोरिक किसका मिश्रण है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम केमिस्ट्री में HCl लिखते हैं। ठीक है, और दूसरा नाइट्रिक एसिड, जिसे हम हिंदी बोल रही हूँ, सॉरी, जिसे हम केमिस्ट्री में NH3 बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा नाइट्रिक एसिड है। अब देख लेते हैं, मैं यहाँ पर आपको हिंदी में भी लिख दे रही हूँ इसका नाम, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो आप समझ ही जाएंगे, अम्ल, ये भाई आ है, ENI से आप समझ लें। स्पीड में लिखती हूँ तो वो हो जाता है नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, मैंने इसके इन दोनों के ही आपको केमिकल फॉर्मूले भी बता दिए, आप समझ सकते हैं, और हिंदी में भी इसका मैंने प्रोनाउंसिएशन लिख दिया है। यानी कि जो ये एक्वारेजिया होता है, क्या होता है, ये NH3 का और HCl का यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और नाइट्रिक एसिड का एक मिक्सचर होता है, एक मिश्रण होता है। ठीक है, वो भी इनका रेशियो इसमें कितना होता है, 1:3 होता है। यानी कि क्या कि 1/3 पार्ट होता है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, तब आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, ये 1/3 पार्ट में एक दूसरे से कोरिलेट करते हुए या कोऑर्डिनेट करते हुए उस मिश्रण में घुले जाते हैं या उसमें मिले रहते हैं। ठीक है, आइए अब यहाँ से क्वेश्चन ये बन के आ सकता है कि एक्वारेजिया में किन 2 चीजों का मिश्रण होता है। तो आप वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को चूज कर सकते हैं, या ये भी आ सकता है, 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ये भी आ सकता है कि एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का उनकी प्रेजेंस का या उनके मिक्सचर का रेशियो क्या होना चाहिए। तो उनका रेशियो 1:3 होता है, 1:3 के अनुपात में ये होते हैं। ठीक है, यानी कि 1/3 पार्ट आता है इसका। आगे की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट इसका, इट इज एन इम्पोर्टेंट केमिकल reagent that can dissolve even gold, platinum, etc. आइए समझते हैं, मतलब है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट केमिकल रिएजेंट होते हैं। ठीक है, यानी कि हिंदी में अगर हम देखें तो इसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिकर्मक। ये रासायनिक अभिकर्मक होते हैं। ठीक है,
दैट कैन डिसॉल्व इवन गोल्ड, प्लैटिनम एक्सेट्रा, जो जो क्या कर सकते हैं, गोल्ड और प्लैटिनम इत्यादि को भी घोल सकते हैं। ठीक है, एक्वा रेजिया जो है ये किसको घोल सकते हैं, ये गोल्ड यानी सोना और प्लैटिनम को भी घोल सकते हैं। डिसॉल्व मींस घोल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं। अब हमारा एक्वा रेजिया टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं एसिड रेन क्या है। आप सभी ने, आप देखिए, पहली बात तो यू आर आल्सो टीचर, आपने भी एसिड रेन 6th स्टैंडर्ड से लेकर के 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ा ही होगा, और ग्रेजुएशन में भी अगर आप साइंस फैकल्टी से रहे हैं तो भी आपने इसको और भी ब्रीफली पढ़ा होगा। तो एसिड रेन से हम सभी वाकिफ हैं। चलिए, लेकिन फिर भी एक बार हम इसे समझते हैं अच्छे से। इसे हम हिंदी में कहते हैं अम्ल वर्षा। ठीक है, क्या होती है ये अम्ल वर्षा, आइए देखते हैं बेसिक से। रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड, यानी कि ऐसी जब बारिश में क्या होता है, अम्ल की मात्रा अधिक होती है। जब एसिड काफी एक्सेस में होता है, काफी ज्यादा में होता है। ठीक है, कैसे में होता है, अधिकता में होता है। ठीक है, कौन, अम्ल या एसिड एक्सेस में होता है, किसमें, रेन में। ठीक है, तो क्या होता है, इज कॉल्ड एन एसिड रेन। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। जब वर्षा में अम्ल की अधिकता पानी से अधिक होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो हम इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। आइए देखते हैं कि किस तरह से ज्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है द रेन बिकम्स एसिडिक। जो बारिश है वो कैसी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। एसिडिक यानी कि अम्लीय हो जाती है। ठीक है, तो ये अम्लीय हो जाती है क्यों, बिकॉज, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन रेन ड्रॉप्स। ठीक है, ये तीनों जो है क्या होते हैं, बारिश की बूंदों में घुले रहते हैं। ठीक है, बारिश की बूंदों में घुले रहते हैं। डिसॉल्व मींस कि घुले रहते हैं, रेन ड्रॉप्स यानी कि बारिश की बूंदों में। ठीक है, टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। तो ये क्रमशः ये क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। जाहिर सी बात है, ये कार्बन है तो ये कार्बन की कोई ना कोई चीज को फॉर्म करेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसने कार्बोनिक एसिड बनाया। इसने क्या बनाया, कार्बोनिक अम्ल बनाया। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड किसने बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड ने। भाई सल्फर अपने जैसा ही तो कुछ बनाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, एंड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ने क्या बनाया, नाइट्रिक एसिड बनाया, जो अभी हमने ये पढ़ा था NH3। ठीक है, इसे दोबारा से हिंदी में लिखने की नीड है, ऑलरेडी मैं वहां लिख चुकी हूँ और यहाँ स्पेस नहीं है, वरना मैं लिख देती, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए मैं लिख देती हूँ नाइट्रिक, बाकी अम्ल आपको पता नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला इसका ऑलरेडी वहां पर लिखा हुआ है। चलिए बात करते हैं इनकी। ये कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है, इसके लिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये है हमारा सल्फर एसिड, सल्फर डाई ऑक्साइड। ठीक है, और जो ये है हमारा नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। इसमें डाई ही क्यों लग रहा है, क्योंकि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा डीपली कि जब 2 होता है तो 2 को हम डाई से डिनोट करते हैं केमिस्ट्री में। 2 को हम डाई मींस डबल। ठीक है, हम उसको डाई से डिनोट करते हैं। अगर यहाँ 3 लिखा होता तो हम इसको ट्राई से डिनोट करते। ठीक है, इसी तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है दिस रेन कॉज
एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जो ये रेन है, ये यानी कौन, अम्ल वर्षा, एसिड रेन, ये कॉज करती है काफी गंभीर पर्यावरण प्रदूषण को, काफी सीरियस एनवायरमेंटल पोल्यूशन को क्या करती है, बनाती है, कॉज करती है। दैट हार्म, जो कि बहुत ही हानिकारक होती है, किसके लिए, स्किन्स के लिए, यानी कि सभी की त्वचाओं के लिए, और किसकी त्वचाएं, एनिमल्स, जानवरों की, जीव जंतुओं की। एनिमल्स में हम ह्यूमन बीइंग्स भी इंक्लूडेड होते हैं अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, ओके। प्लांट्स एंड क्रॉप्स, ठीक है। स्किन मीन्स की अपर सरफेस ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। स्किन क्या होता है कि जो हमारे शरीर की या किसी भी जीव जंतु या प्राणी के शरीर की, जो सजीव है, सजीव के शरीर की जो सबसे ऊपरी सतह होती है जिसे हम छू सकते हैं, वो त्वचा है, ठीक है। आइए आगे की बात करते हैं। क्रॉप्स, ठीक है। बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स यानी इमारतें, ब्रिजेस यानी पुल, इनकी हिंदी आपको पता हो गया तो मुझे बताने की नीड नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। एनवायरमेंटल पोल्यूशन की हिंदी में यहाँ पर लिखते हैं, इधर पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है। आइए, अब हमने एसिड रेन वाला टॉपिक भी कवर कर लिया। अब आगे चलते हैं। एसिड कंटेनिंग बायोमोलिक्यूल्स, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। क्या होते हैं एसिड कंटेनिंग बायोमोलिक्यूल्स? मींस कि ऐसे बायोमोलिक्यूल्स जो क्या करते हैं, एसिड कंटेनिंग होते हैं, जो एसिड कंटेन करते हैं, यानी कि ऐसे बायोमोलिक्यूल्स जिनमें एसिड क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जिनके अंदर, यानी कि उनके अंदर एसिड पाया जाता है, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, एसिड कंटेनिंग बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं, यानी कि अम्ल वाले जैव अणु, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, अम्ल वाले जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स को हम हिंदी में जैव अणु कहते हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं क्या है। इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स, महत्वपूर्ण जैव अणु ऑफ लिविंग सिस्टम, लिविंग सिस्टम यानी कि सजीव तंत्र, सजीव तंत्र, ठीक है। लिविंग सिस्टम, सजीव तंत्र आर एसिड्स, यानी कि जो बायोमोलिक्यूल्स का सबसे इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल जो है, लिविंग सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, एसिड्स होते हैं, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं एसिड्स, यानी क्या, अब देख लेते हैं, जैसे कि डीएनए एंड आरएनए, DNA and RNA, as we know that from always, DNA, that means deoxyribosome nucleic acid and RNA is ribosome nucleic acid, ठीक है। बोर्ड में स्पेस नहीं, वरना मैं अभी यहाँ लिख देती। चलिए देख लेते हैं। DNA and RNA consist of nucleic acid, DNA और RNA, ठीक है, ये क्या कंसिस्ट करते हैं, न्यूक्लिक एसिड कंसिस्ट करते हैं, यानी कि डीएनए और आरएनए के अंदर न्यूक्लिक एसिड की उपस्थिति होती है, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। डीएनए अलग टाइप का न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए दूसरा न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। ये डीऑक्सीराइबोज है, ये राइबोसोम्स है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा, ठीक है। आपको पता है ये दोनों सिर्फ बायोमोलिक्यूल्स ही नहीं है, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड्स कंटेन करने वाले नहीं है, बल्कि डीएनए और आरएनए अकॉर्डिंग टू जेनेटिक्स इन आवर बायोलॉजी, ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, डीएनए एंड आरएनए आर जेनेटिक मटेरियल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। चलिए आगे की बात करें, यानी कि जो डीएनए और आरएनए है, ये आनुवंशिक पदार्थ होते हैं सजीव जीवों में, अपनी अपनी पोजीशन और कार्य के हिसाब से ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वाइल जबकि प्रोटीन एंड फैट कंसिस्ट ऑफ एमिनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स रिस्पेक्टिवली। जबकि क्या होता है, डीएनए और आरएनए में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, लेकिन प्रोटीन्स भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, फैट भी बायोमोलिक्यूल है। ठीक है, तो प्रोटीन और फैट यानी वसा, प्रोटीन को हम प्रोटीन ही कहते हैं हिंदी में भी। ठीक है, प्रोटीन और वसा में क्या पाया जाता है, एमिनो एसिड्स और फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, हिंदी में इसे एमिनो एसिड्स को अमीनो अम्ल कहा जाता है, अमीनो अम्ल, और इसे वसीय अम्ल भी कह सकते हैं, नहीं तो हिंदी में भी फैटी ही लिख देते हैं, फैटी अम्ल, या हम इसे वसीय भी कह सकते हैं क्योंकि वसा से रिलेटेड है। ठीक है, और ये डीएनए और आरएनए का स्पेसिंग, चलिए कोई नहीं, ये तो पता ही है। डीएनए मींस कि डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, आरएनए मींस राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। आई होप आपको पूरा एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। ठीक है, और किस तरह से क्वेश्चन मेकिंग हमारी हो सकती है। एसिड रेन में क्वेश्चन बन के आ सकते हैं कि जो रेन है एसिडिक हो रही है किन वजहों से, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के डिसॉल्व होने से रेन ड्रॉप्स में, तो वहां ये आ सकता है कि रेन ड्रॉप्स में सीरियल से कौन सी चीजें डिसॉल्व हो रही, कौन से एसिड्स डिसॉल्व हो रहे हैं। तो एसिड्स नहीं है, सॉरी, ठीक है, एसिड्स तो बाद में बन जाते हैं, ठीक है, इन्हीं के थ्रू। तो क्या है ऐसा जो उनमें डिसॉल्व हो रहा है, तो हम इस ऑप्शन को टिक करके आएंगे। करेक्ट होगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके बाद जो ये वाला टॉपिक है, इसमें हमारे क्वेश्चन इस तरह से बन के आ सकते हैं कि डीएनए और आरएनए किस टाइप का एसिड कंटेनिंग है, और ये प्रोटीन्स और फैट्स में कौन से एमिनो एसिड्स कंटेन्स किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि डीएनए और आरएनए में कौन सा एसिड पाया जाता है और प्रोटीन्स और फैट में कौन से एसिड्स पाए जाते हैं। तो डीएनए और आरएनए के लिए आप एन से समझ जाइएगा, एन फॉर न्यूक्लिक, ए फॉर एसिड। ठीक है, इसमें न्यूक्लिक एसिड होता है, प्रोटीन्स और फैट्स में एमिनो और फैटी एसिड्स होता है। तो आज के लिए इतना ही, हमारा आज से एसिड टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बेसिस टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे, 4 टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन।